गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अनुसूचियाँ या शेड्यूल से पूछे गए क्वेश्चन। अलग अलग एग्जाम में अनुसूचियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने शेड्यूल्स को डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के बारे में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, अवशिष्ट शक्तियां संघ की संसद को दी गई हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों पे कानून विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अवशिष्ट शक्ति के मामले में भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है। नहीं, अवशिष्ट शक्ति के मामले में कनाडा के संविधान का अनुसरण करता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के संविधान की अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों की सूची दी गई है। नहीं, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल को पढ़ते समय हमने देखा था कि इसमें 3 सूचियां हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहीं से कहीं तक अवशिष्ट शक्तियों की बात 7th शेड्यूल में नहीं की गई है। अगला स्टेटमेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई थी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल के पास थी। तो 4th स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 और 4 सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत हैं। देखिए, हम थोड़ा सा अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लगाने का यही एक बेनिफिट होता है कि जो हमारे छूट गए फैक्ट्स थे डिटेल क्लास के समय, या फिर लैंग्वेज को किस तरह से घुमाकर क्वेश्चन बन सकता है, वो सब हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस को लगा लेने से। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 11 भाग 11 जो है वो बात करता है राज्य और संघ के मध्य संबंधों की, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। संघ और राज्य के मध्य संबंधों की बात करता है। इसमें सबसे पहले दिए गए हैं विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। विधायी संबंधों के तहत इसमें आर्टिकल आते हैं 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक। इसी के तहत हमने अभी देखा कि आर्टिकल 248 बात करता है कि ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में हैं, संघ सूची में हैं, ना राज्य सूची में हैं, ना ही वो समवर्ती सूची में है, यानी ना तो वो सब्जेक्ट हैं हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में, ना वो हैं स्टेट लिस्ट में, ना वो हैं यूनियन लिस्ट में। तो फिर ऐसे जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? हमारी संसद को। आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। देखिए, हमारी संविधान सभा के लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। ये मैं हर क्लास में ही कहती हूँ, क्योंकि देखिए, समय के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुसंगत बना रहे, समय के साथ उसमें भी अमेंडमेंट होते रहे। इसलिए बहुत सारी जो पावर्स हैं उनको हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ इस तरह से रखा है कि जैसे मान लो भविष्य में कोई एक ऐसा विषय सामने आए जो ना केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो फिर उस पे कानून किसे बनाने दिया जाए, इस बात का प्रावधान पहले ही कर दिया गया था आर्टिकल 248 के तहत। अवशिष्ट शक्तियां, अब आप ये समझिए कि अवशिष्ट शक्तियां कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को देखें तो जैसे इंटरनेट हो गया। अब 1950 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था उस समय तो इंटरनेट नहीं था,
तो इसलिए ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जो विषय हैं, उन पे कानून बनाने का प्रावधान संसद को दिया गया। ये शक्ति, ये पावर जो है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। इस पे राज्य बिल्कुल भी कानून नहीं बना सकते, यानी राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल क्या है अवशिष्ट शक्तियों के, तो ई कॉमर्स, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे विषय वो हैं जो अवशिष्ट शक्तियों के तहत अब संसद इन पे कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की विधायी शक्ति के बारे में शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है। तो संसद की जो विधायी शक्ति है उसमें कौन कौन से विषय पे कानून बना सकती है। देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं परिगणित किसी भी विषय पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ही अलग दी एग्जामिनर ने। कैसे कि ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा विषय जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं है, यानी वो अवशिष्ट शक्तियों के तहत जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो है संसद के पास विधि बनाने की, कानून बनाने की। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सूची की प्रविष्टियों के संबंध में, यानी राज्य सूची के किसी विषय पे भी संसद कानून बना सकती है यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय माने। आर्टिकल 252 आर्टिकल 252 में प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर ये चाहें कि राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बनाए तो ऐसा कर सकती है संसद, यानी ये भी संसद की विधायी शक्ति के तहत आता है आर्टिकल 252 के तहत। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डिजिट ध्यान रखनी है, 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय माने तो फिर संसद कानून बना सकती है। तीसरा है किसी देश के साथ की गई संधि, करार या अभिशमय के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची में आता हो, यानी राज्य सूची के किसी ऐसे विषय पे भी संसद कानून बना सकती है यदि उसके लिए हमारे देश ने किसी अन्य देश के साथ कोई संधि, कोई समझौता कर लिया है, तो ऐसे में संसद के पास ये अधिकार है कि वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। और ये बात लिखी गई है आर्टिकल 253 के तहत। आर्टिकल 253। तो देखिए, क्वेश्चन लगाने का अपना एक अलग बेनिफिट है और वो बहुत सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो देखिए, इससे क्या है कि हमारे बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, हम क्वेश्चन लगा रहे हैं शेड्यूल्स पे और इससे संबंधित आर्टिकल पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनको भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्वेश्चन लगाने का। तो इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर का इनमें से कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं और ये केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए है। तो 7वीं अनुसूची के संदर्भ में हमें विचार करना है। राज्य सूची में इसमें हमने देखा था कि 3 सूचियां हैं और उन तीनों ही सूचियों में विषय दिए गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं जिनमें ये पूछना चाह रहा है कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों ही राज्य सूची के विषय हैं। देखिए, वर्तमान में जिस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसके अलावा चिकित्सा, औषधालय, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि कौन से विषय राज्य सूची के तहत आते हैं। स्वच्छता, देखिए जो स्वच्छता है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसमें इंदौर पिछले 5 साल से लगातार स्वच्छता में रैंक फर्स्ट पे आ रहा है। तो आप सोचिए कि केंद्र इसके लिए काम नहीं करता है, राज्य सरकार इसके लिए काम करती है। ये राज्य सूची का विषय है, राज्य इस पे विधि, कानून, नियम बनाते हैं। तो देखिए, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के विषय हैं। संघ सूची में नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय, बिल्कुल ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। और संवर्ती सूची में विधिक, चिकित्सा और अन्य वृत्तियां, बिल्कुल ये संवर्ती सूची में आते हैं। तो ये तीनों ही सही हैं। कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं।
अब जब बार बार हम ये देखते चलेंगे कि कौन से विषय राज्य सूची के हैं, कौन से संघ सूची के हैं, कौन से समवर्ती सूची के हैं, तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से जो सब्जेक्ट हैं वो बार बार रिपीट होकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो विषय दिए गए हैं उन पे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं। तो एक तो आपको शिक्षा तो डायरेक्ट याद रखना है। कैसे कि आप सभी ने स्कूल्स में जब पढ़ाई की थी तो हमारे पास दोनों ऑप्शन थे कि हम सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं और हम हमारे स्टेट बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो हम सभी शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा को तो बिल्कुल याद रखना है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। अब देखिए इसमें है श्रम कल्याण, बिल्कुल श्रम कल्याण जो है लेबर वेलफेयर, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। बिजली भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही विषय है। शिक्षा भी, न्याय, प्रशासन और वन, ये चारों पांचों ही, 4 नंबर लास्ट में लिख दिया है, ये पांचों ही समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विषय हैं। तो इसमें पूछा है कि सही कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी सही हैं। अब देखिए बिजली कैसे ध्यान रहेगा कि स्विच को ऑन ऑफ करते समय आप अपने घर में, अपने रूम में जब भी स्विच को ऑन ऑफ करो उस समय तुरंत एक बार रिकॉल कर लेना है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। 4-5 बार आप ऐसा करोगे, इतने में हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, विद्युत जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। देखिए नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित 5वीं, 6ठी और 7वीं, इन 3 अनुसूचियों से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं। देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में दिए गए कथन पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है तथा वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर हैं। देखिए इसका यहाँ तक स्टेटमेंट तो है ठीक कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, ये 6ठी अनुसूची में आता है। ये बात तो इसका स्टेटमेंट ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन वो राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर है, ये गलत बात है। वो राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, बाहर नहीं है। दूसरा है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों की स्थापना यानी उनको स्थापित करना, पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, उनको निरसित करने का अधिकार है। बिल्कुल राज्यपाल के पास 6ठी अनुसूची के तहत ये अधिकार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो ये प्रादेशिक या जिला या क्षेत्रीय परिषद होती हैं, इनको भू राजस्व का आकलन और संग्रहण करने का अधिकार है। इसके अलावा इनको ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का भी अधिकार है। इनको वन और विवाह या फिर इनकी जो सामाजिक रूढ़िवादी हैं उन पे नियम बनाने का, कानून बनाने का भी अधिकार है। ये कुछ टैक्सेस भी लगा सकती हैं। तो 6ठी अनुसूची के तहत ये वाला स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपको याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं ये राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंदर ही आते हैं, उसके बाहर नहीं हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए हमने देखा था न्याय प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है, और न्याय प्रशासन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों के गठन का प्रावधान। तो बिल्कुल ये समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधान मंडल भी कानून बना सकते हैं, यानी दोनों कानून बना सकते हैं। तो ए और बी दोनों के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संसद को असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पे, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में संसद ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है।
तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? अभी हमने देखा था आर्टिकल 252 के तहत दो या अधिक राज्य वांछनीय, यदि दो या अधिक राज्य अपने राज्य विधानमंडल में ये पारित कर दें कि हाँ हमें इस विषय पे संसद से कानून बनवाना है, तो संसद ऐसा कर सकती है। यहाँ पे स्टेटमेंट पहला क्या है? जब कम से कम आधे या आधे से अधिक। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दो या दो से अधिक होना चाहिए था। दो या दो से अधिक राज्य होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट तो है गलत। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, हाँ, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय संसद के पास ये पावर होती है कि वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 356 के तहत 356 आर्टिकल 356 के तहत ये हमने राष्ट्रपति को पढ़ते समय भी पढ़ लिया था, और इसके अलावा जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली क्लास हमने की थी उस समय भी हमने आर्टिकल 356 को पढ़ा था कि 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगता, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 के तहत लगता है और आर्टिकल 356 के तहत लगता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। जब वित्तीय आपातकाल लागू हो, नहीं, वित्तीय आपातकाल के समय ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अब इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सी परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विचार करना है हमें, केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में। ये संघर्ष की स्थिति कब आ सकती है? जब समवर्ती सूची पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो ऐसे में यदि उन कानूनों के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति आ जाए तो ये कहना चाह रहा है हमेशा केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। नहीं, हमेशा नहीं। देखिए, इसमें एक अपवाद है कि समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकते हैं। यदि इनमें टकराव होता है तो ऐसे में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। लेकिन अपवाद क्या है कि यदि राज्य इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे और राष्ट्रपति ऐसे विषय पे अपनी सहमति दे दे तो राज्य अपने कानून को प्रभावी कर सकता है। राज्य राष्ट्रपति की सहमति से अपने कानून को प्रभावी कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर फिर से संसद को ज्यादा अधिकार हैं। संसद राष्ट्रपति की सहमति के बावजूद यदि संसद फिर से कानून बना दे तो पुनः केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी हो जाता है। ये अपवाद वाले जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो हमेशा नहीं वर्ड, ये वर्ड गलत डाल दिया है, तो पहला स्टेटमेंट है रॉन्ग। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय हैं आर्टिकल 248 के अंदर भाग 11 में विधायी संबंधों के तहत। देखिए, अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। नहीं, हमने अभी देखा कि अवशिष्ट शक्तियां तो केवल संसद के पास, अवशिष्ट जो विषय हैं उन पे विधि, उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ये पूछ रहा है कौन सा सही है? न तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संचार, ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। बिल्कुल, ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा शिक्षा, तो शिक्षा आने के साथ ही समवर्ती सूची याद आ जाना चाहिए। तो शिक्षा, वन, विवाह, ये राज्य सूची के विषय हैं। नहीं, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मैरिज भी, डाइवोर्स भी, इसके अलावा उत्तराधिकार या एडॉप्ट करना किसी चाइल्ड को, ये भी, इसके अलावा वन और शिक्षा, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इन पे कानून जो है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो दूसरा तो गलत है। व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई, ये समवर्ती के नहीं, ये राज्य सूची के विषय हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो तीसरा भी क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 जो हैं वो सही नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस संदर्भ में इन पे विचार करना है। देखिए, वन तो जो है वो समवर्ती सूची में है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है संघ सूची ये विषय, तो समवर्ती सूची में आता है वन। डाक और तार जो है वो बिल्कुल संघ सूची का विषय है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। और देखिए, कृषि का जो मुद्दा है, कृषि कानून जो कि सरकार ने बनाया और फिर विरोध के कारण उसे वापस ले लिया, तो कृषि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर जो है और एग्रीकल्चर पे एजुकेशन जो है, ये सभी आते हैं राज्य सूची के तहत। मुद्रा, करेंसी, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आपका बहुत हद तक कॉमन सेंस काम में आ जाता है। करेंसी, आपने कभी देखा है कि स्टेट अपनी करेंसी छपवा रहा है? कभी भी नहीं। करेंसी जो है वो सेंटर के पास है, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। मुद्रा, तो मुद्रा भी संघ सूची का विषय है और बंदरगाह भी संघ सूची का विषय है। तो इसमें संघ सूची के विषय हैं 2, 4 और 5, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में उल्लेखित 5वीं और 6ठी अनुसूची के संदर्भ में विचार करना है, और ये बात करती है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की। तो पहला स्टेटमेंट इसमें है, इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार का होता है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया है? पहला देखिए, अगर ये बात सिर्फ 5वीं अनुसूची की पूछता, केवल 5th शेड्यूल क्वेश्चन में दिया रहता, तो ये बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे 5वीं और 6ठी दोनों दे दिया है, तो 6th शेड्यूल पे ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। 5वीं अनुसूची में ये संघीय सरकार के पास है और 6ठी अनुसूची में ये राज्य सरकार के पास है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनके तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इनके तहत जनजातीय सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है? 5वीं अनुसूची के लिए। और 6ठी अनुसूची में है कि जिला परिषद, प्रादेशिक और या फिर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके तहत स्वायत्त जिलों, राज्यपाल जो है वह स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। स्टेटमेंट तो ये ठीक है, लेकिन किसके कंटेस्ट में ठीक है? 6ठी अनुसूची के कंटेस्ट में, कि 6th शेड्यूल के अंदर राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, स्वायत्त जिलों, इनको अधिसूचित कर सकता है। इसके अलावा जो जिला परिषद है उनमें 30 सदस्य है, मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 4 को राज्यपाल नामित करता है। तो देखिए, ये 6ठी अनुसूची के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5वीं और 6ठी दोनों दे दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। देखिए, यहाँ पे यदि क्वेश्चन में केवल 5th शेड्यूल दिया होता तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे 5th और 6th दोनों के संदर्भ की बात की है, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, तो इनको डील करते समय आपको लैंग्वेज को 2 या 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। स्पेशली क्वेश्चन को तो कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार हमें स्टेटमेंट पता होते हैं, हमें फैक्ट्स याद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को ही ठीक तरह से नहीं पढ़ा होता। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में विचार करना है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5th शेड्यूल है उसमें अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। बिल्कुल, हमने राष्ट्रपति पढ़ते समय भी ये देखा था कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसमें 4 स्टेट को छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
इन 4 स्टेट के अलावा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। नहीं, हमने 5th शेड्यूल को पढ़ते समय देखा था कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है, राज्यपाल की ये ड्यूटी है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट दें। तो इसमें देखिए आगे का स्टेटमेंट ठीक डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे राज्यपाल। तो 3rd स्टेटमेंट क्या है, गलत। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 1st और 2nd जो है वो राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षणों के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में, देखिए बात कर रहा है 5वीं अनुसूची की, पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। नहीं, 5वीं अनुसूची के अंदर 10 राज्य दिए गए हैं, उन 10 राज्यों को आपको पता होना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक पूर्वोत्तर के राज्य नहीं है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा। ये 10 राज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को इस अनुसूची से संबंध क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि 5वीं अनुसूची के तहत ये अधिकार केंद्र के पास है, संघ के पास है, और 6ठी अनुसूची के तहत ये अधिकार राज्य की सरकार के पास है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को यह प्राधिकार प्राप्त है, वह यह निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या अपवादों व उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा। बिल्कुल ये बात ठीक है। हमने देखा था कि अनुसूचित जनजाति और ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, यहाँ के राज्यपाल को ये पावर है कि संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना है या नहीं करना, या कितनी मात्रा में लागू करना है, ये पावर है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है। स्वायत्त जिला परिषद, ये आते हैं 6ठी अनुसूची के तहत। स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में विचार करना है। स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 6ठी अनुसूची से संबंधित है। स्वायत्त परिषदें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर निर्भर हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये परिषदें जो हैं वो केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा प्राप्त अनुदानों पे निर्भर होती हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स पे विचार करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों ही आते हैं 6ठी अनुसूची में, और 5वीं अनुसूची में बाकायदा इन चारों राज्य के नाम देकर के कहा है इनके अलावा जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वो। तो देखिए इन चारों राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के उपबंध जो हैं वो 6ठी अनुसूची में हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिले के रूप में प्रशासित किए जाते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो स्वशासी जिलों का, जिला परिषदों का गठन कर सकता है, जिनकी कार्यकारीय पद्धति हेतु जिला परिषद, यानी प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होती है, और प्रादेशिक परिषदों का सृजन किया गया है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन परिषदों को न्यायिक, सिविल और दांडिक शक्तियां प्राप्त होंगी। अभी हमने देखा था क्वेश्चन लगाते समय कि 6th शेड्यूल के तहत ये जो जिला परिषदें हैं इनके पास न्यायिक, सिविल और दांडिक शक्तियां हैं। ये ग्राम न्यायालय का गठन कर सकती हैं। तो बिल्कुल ये पावर इनके पास है। इन परिषदों को भू राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा कुछ
निर्दिष्ट कर लगाने यानी कुछ टैक्स लगाने की भी इनके पास पावर है। बिल्कुल, ये वन के संदर्भ में, वनों के संदर्भ में भी नियम कानून बना सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो चारों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल है। यहां से क्वेश्चन लगाते समय भी बहुत सारे विषय आपको याद हो जाएंगे। देखिए युद्ध और शांति, आपने कभी भी किसी स्टेट के गवर्नर या मुख्यमंत्री को या किसी को भी युद्ध और शांति की घोषणा करते हुए नहीं सुना होगा। अगर आपने कभी करगिल के बारे में न्यूज़ देखी होगी, पुरानी न्यूज़ भी देखी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि युद्ध और शांति ये संघ सूची का विषय है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। तो पहला तो क्या है, संघ सूची यूनियन लिस्ट का पार्ट है। मजदूर संघ, बिल्कुल ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मजदूर संघ। विदेश मामले, फॉरेन अफेयर्स, इसके अलावा फॉरेन जुरिसडिक्शन, ये सभी आते हैं संघ सूची के अंदर। तो जैसे ही विदेश शब्द आपको दिखाई दे, ये संघ सूची का विषय है। वन, बिल्कुल हमने देखा था, वन क्या है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के तहत आते हैं। शिक्षा तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, एजुकेशन तो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। स्थानीय शासन, ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। तो देखिए इसमें पूछा है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा, 2, 4 और 5, मजदूर संघ, वन और शिक्षा, ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए संघ सूची में कौन सम्मिलित नहीं है। अभी हमने देखा था प्रतिरक्षा, ये बिल्कुल संघ सूची यूनियन लिस्ट में आता है। बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है। भूमि राज्य में आता है, भूमि जो है वो स्टेट लिस्ट का विषय है। वायु सेवा, वायु सेवा भी संघ सूची का विषय है। तो इसमें पूछा है कौन सा संघ सूची का नहीं है, तो भूमि जो है वो संघ सूची का नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल ये बात ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित करनी होगी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये राइट है। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में विचार करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। बिल्कुल 5वीं अनुसूची आते ही आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति और केंद्र। 6ठी अनुसूची आते ही राज्यपाल और राज्य। तो पहला स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम विशेष किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना हो या हो तो किन उपबंधों या प्रावधानों के तहत कितनी मात्रा में होगा। बिल्कुल ये पावर राज्यपाल के पास है। तो सेकंड इसका सही है। ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों ही सत्य हैं, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय आने के साथ ही आर्टिकल 248 बात करता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संसद के पास हैं, उन पे विधि और कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है। तो ये पूछ रहा है कि अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार तो केवल और केवल केंद्र को, हमारी संसद को, और इसमें संसद नहीं है तो केंद्र इसका आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछता समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पे केंद्र भी और राज्य भी, तो आंसर हो जाता केंद्र और राज्य दोनों। तो अवशिष्ट शक्ति और समवर्ती सूची, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने लिया है कनाडा से, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछ रहा है। तो पहला है इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर
तो मणिपुर नहीं है, यहाँ पे है मिजोरम। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि जो 4 राज्य हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ने का कोई तुकबंदी ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। इनके जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, लेकिन मणिपुर नहीं, मिजोरम के लिए। राष्ट्रपति के पास इन क्षेत्रों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है, नहीं। यदि बात 5वीं अनुसूची की होती तो बिल्कुल राष्ट्रपति के पास अधिकार है। बात 6ठी अनुसूची की है तो यहाँ पे राज्यपाल को, गवर्नर को ये अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट है गलत। 5वीं अनुसूची की तरह यह भी जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान करती है। जनजाति सलाहकार परिषद का नहीं, ये जिला परिषद, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान करती है। तो ये पूछना, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों ही सही नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में विचार करना है। इन्हें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में घोषित किया जा सकता है? नहीं, इनके तहत तो इन्हें घोषित किया जा सकता है 6ठी अनुसूची के तहत, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा है अनुसूचित क्षेत्रों की बात की है, कोई अनुसूची नहीं दी है। तो अनुसूचित क्षेत्रों को इन 4 राज्यों के अलावा भी तो घोषित करते हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, अभी हमने जो 10 राज्य देखे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल, इसके अलावा राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये 10 राज्य हैं, यहाँ पे भी राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, लेकिन इन 4 में केवल राज्यपाल के पास पावर होती है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या केवल इन्हीं 4 राज्यों में घोषित किया जा सकता है? नहीं, इन 4 के अलावा ये जो बाकी के 10 राज्य हैं, या फिर राष्ट्रपति को लगे कि किसी और राज्य में भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ये जो शब्द होते हैं, इन्हें, केवल, हमेशा, ये वाले जो शब्द मेन एम्फेसिस देते हैं स्टेटमेंट पे, उस पे स्पेशली ध्यान दिया करो, क्योंकि ये वाले लगभग गलत ही होते हैं। केवल, केवल जैसा वर्ड कहीं लगे, हमेशा लगे, तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ये लगभग 99% ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है? बिल्कुल होती है राष्ट्रपति के पास। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2। मैं चाहती हूं इन क्वेश्चंस के जरिए आप में एक आदत डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को 1 या 2 बार जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता? तो जब बात 6 शेड्यूल की हो तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे है असम, मणिपुर नहीं, मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पे मिजोरम होगा। तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो कौन नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, स्वायत्त शासित जिला परिषद, जो कि 6ठी अनुसूची में आती है, के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए, ये जो जिला परिषद हैं, इनमें मैक्सिमम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 4 को नामित करता है राज्यपाल। इसके अलावा जो हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं सदस्य। तो इनकी अवधि कितनी होती है? तो ये निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक, और राज्यपाल इन्हें 5 वर्ष से पहले भी निश्चित खत्म कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल के पास पावर होती है। 6ठी अनुसूची आने के साथ आपको राज्यपाल और राज्य, ये 2 शब्द ध्यान रखने हैं, और 5वीं अनुसूची मतलब केंद्र और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना करती है? तो यह है 6ठी अनुसूची। देखिए, 3री अनुसूची में तो शपथ है। 4th शेड्यूल जो है वो बात करती है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। 5वीं अनुसूची बात करती है इन 4 राज्यों के अलावा, और ये जनजातीय सलाहकारी परिषदों का गठन करती है, ना कि स्वायत्त शासित जिला परिषदों का। 5th शेड्यूल, और इनमें 4 राज्य नहीं हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 को छोड़कर
स्वायत्त शासित जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति, इनके गठन की शक्ति, इनके निलंबन की शक्ति, ये सभी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। अभी हमने देखा, बाई चांस भी आप राष्ट्रपति मत कर देना, कंफ्यूज नहीं होना है। छठी शेड्यूल नाम आने के साथ गवर्नर, राज्यपाल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्थिक नियोजन किस में आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आती है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग आती है समवर्ती सूची के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी ये 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ये कौन सी सूची में आते हैं, तो ये दोनों हैं समवर्ती सूची में। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस ये दोनों आते हैं संघ सूची के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर। बैंकिंग और इंश्योरेंस हैं संघ सूची के विषय, और बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी ये हैं समवर्ती सूची के विषय। तो ध्यान रखना है आपको, कहीं बैंकिंग याद रह जाए कि संघ सूची का है तो आप सोचो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी भी संघ सूची का है, नहीं, ये दोनों हैं समवर्ती सूची के। नेक्स्ट देखिए, सभी विधायी विषय 3 सूचियों, एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची और राज्य सूची में उल्लेखित हैं। तीनों सूची में यदि किसी विषय का उल्लेख नहीं है तो उस विषय पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, केंद्र बनाता है। तो ये अधिकार है केवल पार्लियामेंट के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार 3 राज्यों में आदिवासी कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होंगे जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी हो सकते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, नहीं, वो उन राज्यों में कौन सा राज्य कवर नहीं किया गया है। देखिए आर्टिकल 164(1) अनुच्छेद 164(1) बात करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब इसी 164(1) में यह भी प्रावधान है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पे एक अन्य मंत्री भी होगा। कौन होगा, आदिवासी कल्याण के लिए। आदिवासी कल्याण के लिए एक मंत्री होगा जो कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी प्रभारी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बिहार को, पहले बिहार भी इसमें था, बिहार को 94वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है 2006 के अंदर। 2006 में 94वां संविधान संशोधन किया गया और इससे बिहार को मुक्त कर दिया है। तो इसमें कौन सा राज्य कवर नहीं होता, तो पंजाब कवर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। और याद क्या रखना है कि 164(1) के तहत ही मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 4 में एक आदिवासी कल्याण के लिए मंत्री होगा और वो जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी प्रभारी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये हमने शेड्यूल्स को जब पढ़ा था उस समय भी देखा था कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये है समवर्ती सूची के विषय। संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, तो हमने देखा कि हमारे मूल संविधान में थी 14 लैंग्वेज। इसके बाद संविधान में संशोधन करके वर्तमान में है 22 भाषाएं। देखिए सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया और 1967 में सबसे पहले का है भाषा को जोड़ने के लिए। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संशोधन किया गया 1992 के अंदर और इसमें जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसके बाद में हुआ 92वां संविधान संशोधन
92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। और इस समय जोड़ी गई 4 भाषाएं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन्हें आपको ध्यान रखना है, मैथिली, बोडो और डोगरी। हमने शेड्यूल पढ़ते समय भी इन भाषाओं को देखा था कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, 71वें के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। और हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से 8वीं अनुसूची बात करती है भाषाओं की, जिसमें 14 लैंग्वेज थी और वर्तमान में है 22 लैंग्वेज। अब ये 14 लैंग्वेज भी याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा सा ज्योग्राफी का यूज कीजिए कि जम्मू कश्मीर से चलना है और कन्याकुमारी तक, यानी केरल तक चलना है, केरल से फिर टर्न होकर के हमें असम तक आना है। तो देखिए कौन कौन सी भाषा इन 14 लैंग्वेज में थी, तो कश्मीरी भाषा, पंजाबी भाषा, इसके अलावा गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम, इसके बाद तमिलनाडु में तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश और अभी तेलंगाना राज्य, तो यहाँ पे तेलुगु, इसके बाद पश्चिमी बंगाल में बंगला भाषा, असम में असमिया भाषा, इसके अलावा देखिए संस्कृत, हिंदी और उर्दू, इनको भी इन 14 लैंग्वेज में ही जोड़ा गया था। तो ये 14 लैंग्वेज जो है वो हमारे मूल संविधान में थी। कुछ नहीं, आपको ज्योग्राफी का यूज करते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलना है, फिर दक्षिण से निकल करके असम तक पहुंचना है। तो आपको ध्यान रह जाएंगी ये लैंग्वेज, क्योंकि बहुत बार कुछ लैंग्वेज दे करके पूछ लिया जाता है कि क्या ये 22 भाषाओं में शामिल है या नहीं। तो इंग्लिश तो हमें सीधे सीधे ध्यान रह जाता है कि अंग्रेजी भाषा तो शामिल नहीं है, अभी तक भी शामिल नहीं है। और इसके अलावा ये जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ध्यान रखने हैं। ये बहुत आसान है, 1 या 2 बार आप इनको बोल करके लिख करके देखोगे, इतने में याद हो जाएंगी। देखिए राज्य सूची में कौन सा विषय है, तो एग्रीकल्चर, कृषि का मुद्दा बहुत न्यूज में रहा था कृषि कानून के कारण, तो कृषि पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आगामी एग्जाम में। ये है स्टेट लिस्ट का विषय। आपराधिक कानून जो है ये है समवर्ती सूची, और शिक्षा आने के साथ ध्यान आ जाना चाहिए समवर्ती सूची। रक्षा जो है ये संघ सूची, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट का विषय है। डिफेंस, सट्टेबाजी और जुआ, बैटिंग और गैम्बलिंग, ये समवर्ती सूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में ये आते हैं। नगर पालिकाओं की शक्ति, जिसमें भारत के प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया जाता है, ये कौन सी अनुसूची में है, तो देखिए हमने देखा था 74th अमेंडमेंट 1992, जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसमें है नगर पालिका, और इनके तहत इनको 18 विषय दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सी अनुसूची में है, तो ये है 12th में। 12th की स्पेलिंग बाई चांस गलत आ गई है यहाँ पे। 12th शेड्यूल के अंदर 12वीं अनुसूची के अंदर आती है नगर पालिका। देखिए बाद में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसीलिए याद करना बेहतर होता है कि पहले कौन कौन सी भाषाएं थी। देखिए अंग्रेजी, इसे तो आज तक भी नहीं जोड़ा गया है। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मराठी और संस्कृत बिल्कुल पहले से थी। तो कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, यानी इसमें तो 2 भाषाएं वो भी हैं जो पहले से थी हमारी 14 लैंग्वेज के तहत। संस्कृत पहले से थी, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी इन्हें बिल्कुल बाद में जोड़ा है, लेकिन संस्कृत हो जाने से ये ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, हाँ बिल्कुल इन्हें बाद में जोड़ा गया है। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे देखिए मराठी, उड़िया ये पहले से थी। अच्छा, उन 14 लैंग्वेज में हमने उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज को शायद काउंट नहीं किया था। उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज है, फिर पश्चिम बंगाल की बंगला है, और फिर असम की असमिया है। देखिए सभी विधायी विषय 3 सूचियों, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची।
अच्छा, इसमें हिंदी का क्वेश्चन अधूरा है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने एग्जाम हॉल में भी आ सकती है। देखिए, जब कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा रहता है कि अगर हिंदी के क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई इशू आपको लग रहा हो तो आप प्रेफरेंस देंगे इंग्लिश के क्वेश्चन को, यानी अंग्रेजी वाले जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज जो है, उसको पढ़ करके आप उत्तर दें। तो हम भी यही करते हैं। देखिए, ऑल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. Any subject is not mentioned in all 3 lists, the law on that particular subject can be framed by parliament only. ये कह रहा है ऐसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, ना राज्य सूची में है, तो ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को, आर्टिकल 248 के तहत। और आर्टिकल 248 आता है भाग 11 के अंदर। भाग 11 में सबसे पहले विधायी संबंध दिए गए हैं केंद्र, संघ और राज्यों के मध्य के, तो उसमें आर्टिकल 248 आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात पूछता संवर्ती सूची की, तुरंत एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रिकॉल हो जाने चाहिए। अगर ये बात करता संवर्ती सूची की तो आंसर हो जाता 1 और 2 दोनों, कि बिल्कुल संसद भी बना सकती है, विधानमंडल भी, लेकिन अवशिष्ट शक्ति पे पूछा है तो बिल्कुल केवल संसद बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो पहला स्टेटमेंट है, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है, तो ये तो करती है 7th शेड्यूल। नेक्स्ट है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा शामिल है, तो भाषा तो हमने देखा है 8th शेड्यूल के अंदर। इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो ये प्रावधान हमारे किए गए हैं 5th और 6th शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट है, यह राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, राज्यसभा में सीटें आवंटित करता है, बिल्कुल। 4th शेड्यूल बात करता है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में विदेशी क्षेत्राधिकार, देखिए फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, फॉरेन अफेयर, फॉरेन नाम आने के साथ, विदेशी नाम आने के साथ सीधा क्लिक करना चाहिए यूनियन लिस्ट, संघ सूची। तो ये किसमें सूचीबद्ध किया गया है? संघ सूची में सूचीबद्ध है ये। विकलांग और बेरोजगारों की राहत, विकलांग और बेरोजगारों की राहत को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है संवर्ती सूची में। इसके अलावा जो प्रसूति सहायता है, मैटरनिटी लीव जो है, वो भी हैं संवर्ती सूची का हिस्सा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, अब देखिए, जब हमने ये देख लिया कि वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, तो ऐसे में, और ये किसका विषय है? संवर्ती सूची का है, तो ऐसे में कॉमन सेंस लग सकता है कि जब वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भी क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक, तो आरबीआई क्या है? संघ सूची का विषय, तो आरबीआई स्टेट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है? तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, उसी को लैंग्वेज घुमा करके पूछ लिया है, तो 4th शेड्यूल। देखिए 5th शेड्यूल बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार संबंधी कुछ नियम कानून, ऐसे विषय डाले गए थे जिन पे न्यायिक पुनरावलोकन ना हो सके, जिनकी न्यायिक जांच ना हो सके। तो 9th शेड्यूल में तो किसी सीट के आवंटन की बात नहीं है। 11वीं अनुसूची बात करता है पंचायतों की, तो पंचायत जो है वो 11th शेड्यूल में है। इन्हें भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जोड़ा गया था। तो हर क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शन को रिकॉल करने से फैक्ट्स जो हैं वो एकदम परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, अच्छा फिर से क्वेश्चन कट गया है। Which of the following schedule contains special provision for the administration of tribal areas in the 4 northeastern state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम?
तो ये है हमारे 6th शेड्यूल के अंदर, क्योंकि 5th शेड्यूल तो इन चारों को छोड़कर अन्य अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है, अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में, अब देखिए यहाँ पे कई राज्य दिया है, और ये कई राज्य कौन से हैं, 5वीं अनुसूची के तहत जो 10 राज्य अभी हमने देखे थे वो। तो अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो ये करता है 5th शेड्यूल के अंदर। 5th शेड्यूल के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों और औषधालयों, अभी हमने देखा था कि जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है ये राज्य सूची का विषय है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये किसका पार्ट है, ये ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। और हमने स्वच्छता को याद किया है कि जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर रैंकिंग में 1st नंबर पे पिछले 5 बार से चल रहा है, तो ऐसे में प्रावधान यहाँ की राज्य सरकार के हाथ में है। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है, ये राज्य सूची का विषय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अस्पतालों और औषधालयों, इनको भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है ये। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है, तो संस्कृत का है, सिंधी को बाद में जोड़ा गया है, इंग्लिश का नहीं है, नेपाली का भी है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, बिल्कुल 22 पार्ट्स हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल 395 आर्टिकल्स हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन अधिनियमों द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था, बिल्कुल 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची को राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में जोड़ा था, और ये 52वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा हमने देखा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो किए गए थे, इनके तहत 11वीं और 12वीं पंचायत और नगरपालिका को जोड़ा गया था। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो 1st, 2nd और 3rd तीनों ही क्या है, राइट आंसर हैं। तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो 8 थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और इनकी अमेंडमेंट और सन आपको ध्यान रखने हैं कि 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1951 के अंदर। इसके बाद 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल है, इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के अंदर। इसके अलावा 11th और 12th इनको जोड़ा गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और इसके तहत जो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है वो है 243G और 243W। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के पास 29 विषय हैं, और इसके अंदर आर्टिकल अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 243G, और इसमें याद रखना है 243W। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 11th शेड्यूल, इसके तहत पंचायतों के पास हैं 29 विषय और नगर पालिका के पास हैं 18 विषय। ये बात आपको फैक्ट्स के रूप में याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने खूब सारे क्वेश्चन 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची पे लगाए हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज को घुमा करके पूछे जाते हैं। आई होप अब शेड्यूल से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है, आपने क्लास को खूब एंजॉय किया होगा,
और अब एग्जाम हॉल में आप किसी भी क्वेश्चन को जो अनुसूचियों से पूछा जाएगा उसको देखकर घबराएंगे नहीं, बहुत मजे से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।